उम्मीदवारों के ऐलान के बाद हरियाणा बीजेपी में टिकट पर घमासान। रोहतक, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। रोहतक से ओपी धनखड़ को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं का हंगामा। दफ्तर में की तोड़फोड़। रामविलास शर्मा का टिकटों में बदलाव से इनकार। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। बोले हाईकमान को जल्द करनी चाहिए घोषणा। चुनाव के मद्देनजर किरण चौधरी ने की सतपाल सांगवान से मुलाकात। वोट की खातिर दूरियां मिटाने की कोशिश। बरवाला में अफसर रंजिश को लेकर एक महिला और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या। 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और रंगों के त्योहार होली की देश प्रदेश में धूम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा। मैं हूं शारदा सरोहा। हरियाणा हलचल के साथ हाजिर हूं मैं। प्रदेश में राजनीति की महाभारत अपने चरम पर है। 10 लोकसभा सीटों पर सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। कांग्रेस 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इनेलो और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सबसे आखिर में बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। जिनको टिकट नहीं मिली है वो पार्टी में आंखें दिखाने लगे हैं। हरियाणा हलचल में आज हम चर्चा करेंगे सप्ताह की सबसे बड़ी जंग से जुड़ी तमाम सरगर्मियों पर। जी हां, तो हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शनिवार को बीजेपी हाईकमान ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। उसके बाद पार्टी के जिन नेताओं की टिकट की चाहत पूरी नहीं हुई उन्होंने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोनीपत से प्रदीप सांगवान ने बागे सुर निकालने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार रात बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही हरियाणा बीजेपी में अब टिकट पर घमासान शुरू हो गया है। सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट की आस लगाए बैठे प्रदीप सांगवान ने अपना नाम कटने पर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सांगवान ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि अगर रमेश कौशिक का नाम वापस नहीं लिया गया तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। सांगवान ने पार्टी हाईकमान के फैसले को सोनीपत क्षेत्र की जनता और उनके साथ धोखा बताया है। सोनीपत लोकसभा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भतीजा कहकर आशीर्वाद दिया था और जनता से भी अपील की थी कि इस परिवार का जनता कभी साथ ना छोड़े। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। आज जो रिजल्ट आया है, सरेआम मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो मैं जनता की भावना को देखते हुए जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है। निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। सांगवान ने पार्टी नेताओं पर सोनीपत सीट को लेकर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया, तो वहीं रमेश कौशिक पर जमकर भड़ास भी निकाली। में बहुत बड़ा घपलाबाजी है, बहुत बड़ी सौदेबाजी है। इस सीट को यहाँ पर बेचा गया है। 6 महीने पहले जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी छोड़कर आया है, विभिन्न भ्रष्टाचार के घोटाले में वो लिप्त है। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार उन्होंने गिराई और आज पैसे के बलबूते पर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पैसा खिलाकर ये सीट टिकट ले आने का उसने काम किया है। सोनीपत सीट से सांगवान के नाम का ऐलान ना होने पर उनके समर्थकों का भी उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया। सांगवान के समर्थकों ने भी ऐलान किया है कि अगर टिकट सांगवान को नहीं मिला तो वो भी बागी हो जाएंगे। चौधरी सांगवान के सने में, प्रदीप के सने में, उस परिवार खने में, प्यार में यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए बैठे हैं और टक लगाए बैठे हैं कि किस टाइम उनके नाम की अनाउंसमेंट हो। अगर उनके साथ किसी किस्म का अन्याय हुआ तो उसको ये पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा इन लोगों ने फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदीप सांगवान है उसके नाम से आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो इच्छुक है। जो फसल भारतीय जनता पार्टी के नाम से चौधरी किशन सिंह सांगवान ने बोई थी, आज वो काटने का समय है। अगर टिकट में किसी तरह की कोताही बरतती है पार्टी, तो पार्टी से मैं और मेरी पूरी टीम उसी दिन इस्तीफा दे दें और बहिष्कार करेंगे पार्टी का। टिकट पर प्रदेश बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। टिकट न मिलने से खफा प्रदीप सांगवान अब रूठ गए हैं और पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर बरस रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि अगर पार्टी नहीं मानी तो बीजेपी छोड़कर
चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी रूठे सांगवान को मनाती है और इसके लिए क्या करती है। सोनीपत से जयदीप राठी, एवं तहलका, हरियाणा। उधर सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश कौशिक ने कहा है कि उनको टिकट मिलने का विरोध करने वाले प्रदीप सांगवान उनके छोटे भाई हैं और उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। एक लहर है, बहुत मजबूत पार्टी है और प्रदीप सांगवान मेरा छोटा भाई है, हम उसको मना लें, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी एक परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत हो जाती है, उसमें क्यों टिकट एक आदमी को ही मिल सकता था। रोहतक में भी बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज खूब हंगामा किया और जन नेताओं की जगह टेबल नेताओं को टिकट देने के आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि टिकट नहीं बदली तो उनको हराने का काम किया जाएगा। साथ ही रामविलास शर्मा ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर टिकट में बदलाव नहीं किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी ने शनिवार को प्रदेश की 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। घोषणा करने के बाद से कई जगहों पर बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। रोहतक में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ को टिकट देने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी की। बाद में बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर ने रूठे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। नहीं, कार्रवाई नहीं, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं और लोकतंत्र में एक नहीं कई लोगों के नामों का जो विचार होता है, किसी एक को टिकट मिलती है, स्वाभाविक है। जिन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलती है उनके समर्थक अपने कार्यकर्ता ही रहते हैं सब, कोई बाहर के लोग ऐसा नहीं है, कोई कार्रवाई का विषय नहीं है। हमारी प्रेम से इनसे बातचीत हो रही है और काफी विषय जो इनको क्लियर कर दिया है और मुझे लगता है कि हम सब चीजें ठीक कर लेंगे, ऐसा कोई विषय नहीं। इसके बाद रोहतक सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ ने ये कहा कि वे 30 साल से पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं और उनकी वजह से कोई नाराज नहीं है। अगर ऐसा भी है तो उन्हें मना लिया जाएगा। लोग कई दिन से मन बना चुके होते हैं, मन को शांत करने में थोड़ा सा समय तो लगता है। हमारे सब कार्यकर्ता हैं, सबको समझा के साथ चलेंगे। भाजपा की युवा इकाई ने भी कहा, मुझे लगता है मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता जो 30 वर्षों से केवल और केवल संगठन का कार्यकर्ता है, जो हर दिन संगठन के लिए जिया है और हर दिन संगठन के लिए ही जिसने सब कुछ किया है, उससे कोई कार्यकर्ता निराश नहीं हो सकता। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने साफ किया है कि टिकटों के बंटवारे में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये टिकटों में कोई बदलाव नहीं। बीजेपी के टिकट बंटवारे पर दूसरी पार्टियां तो निशाना साध ही रही हैं, अपने भी उखड़े से नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता रोहतक से नरेश मलिक के लिए टिकट की सिफारिश कर रहे हैं, तो कुछ कैप्टन अभिमन्यु का राग अलाप रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी कितना जल्द रूठे कार्यकर्ताओं को मना पाती है। एवं तहलका, हरियाणा के लिए रोहतक से सुदर्शन पवार की रिपोर्ट। तो बीजेपी के बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। आज चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव भी मौजूद थे। पत्रकारों से रूबरू हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि वो गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन 3 सीटों पर अब भी पार्टी उलझन में है। गुड़गांव से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव अपने मिशन में जुट गए हैं। रविवार को चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई और गुड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर निशाना भी साधा। और अगर आप लोगों का साथ और समर्थन और आशीर्वाद आगे भी अगर हमें मिलता है और टिकट अगर पार्टी हमें देती है, तो मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि ये सीट जो है, जो लोग भाग कर जा रहे हैं, वो इतना भागेंगे जितना मिल्खा सिंह भागे थे ना, उस हिसाब से भागेंगे वो। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव भी मौजूद थे। पत्रकारों से रूबरू हुए अजय यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कैप्टन अजय यादव का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस सीट से चिरंजीव राव ही चुनाव लड़ें।
ये तो हाईकमांड का डिसीजन है, वो लेट क्यों कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जल्दी फैसला अगर हो जाता है तो जो भी उम्मीदवार होगा, क्योंकि मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ, मैंने इसके लिए इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। और चिरंजीव के लिए मैंने बोला या कोई और भी कोई चुनाव लड़ता है, समय बहुत थोड़ा है और जितना जल्दी हो सके तो हम आज भी अपील करेंगे हाईकमांड से जल्दी फैसला करें ताकि काम शुरू हो जाए। काबिले गौर है कि कैप्टन अजय यादव चिरंजीव राव को टिकट दिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर वे कई बार कांग्रेस के आला नेताओं से मिल चुके हैं। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान चिरंजीव राव की बजाय कैप्टन अजय यादव को ही मैदान में उतारने के मूड में है, लेकिन अजय यादव के इनकार करने के बाद पार्टी असमंजस में है कि वो चिरंजीव राव को मैदान में उतारे या फिर आफ्ताब अहमद को। A1 तहलका हरियाणा के लिए रेवाड़ी से रवि यादव की रिपोर्ट। तो कांग्रेस उलझन में है कि किस उम्मीदवार को गुड़गांव से टिकट दे और किसे नहीं, और इसी पशुपेश पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संजीव पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस नेता सतविंदर राणा भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी को लेकर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपसे करते हैं। बीजेपी में जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था, जब तक सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक एकजुटता दिखाई दे रही थी। जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ, तो विरोधी सुर निकलने लगे हैं। कैसे मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ अब की बार पिछले कई चुनावों के अपेक्षा उनकी तुलना में उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है और सबको लगता है कि मैं जिताऊ उम्मीदवार हूँ। हमारे एक एक लोकसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका स्वयं में भी मानना और जिनके बारे में पार्टी और संगठन को भी लगता है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र से अगर मैदान में उतारे जाएंगे तो वो जीत सकते हैं जी। लेकिन प्रत्याशी ज़्यादा हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, दमदार जिताऊ नेता ज़्यादा हैं और जो हमारे पास सीटें हैं, हमको केवल 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारने हैं। तो सबके सब कार्यकर्ताओं को, सबके सब नेताओं को, सबके सब टिकट की इच्छा करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देना ये तो संभव नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के मन में चुनाव के इस मौसम में, चुनाव के इस मेले में, माहौल में, आवेश में कुछ लोग गुस्से का अपने इजहार भी करते हैं। परंतु हमारा ये मानना है कि सब स्थानों पर, क्योंकि विरोध करने वाले जो लोग हैं, जो लोग सार्वजनिक रूप से भी कुछ लोगों ने जो विरोध का प्रकटीकरण किया है, वो सब हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। उन लोगों को मना लिया जाएगा और वो सब लोग एक मिशन में हम सब लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री पूरा देश देखना चाहता है और तो और दूसरे दलों के लोग भी देखना चाहते हैं जो सार्वजनिक रूप से हमारा विरोध कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक खास बात आपने ये कही, जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर आपने बात कही, साथ ही ये कहा कि जो विरोधी सुर उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आपकी पार्टी के ही नेता है, उन्हें मना लिया जाएगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, कुछ नेताओं का विरोध इसलिए हो रहा है कि जो कुछ दिन पहले ही रमेश कौशिक की बात की जाए या फिर राव इंद्रजीत की बात की जाए, वो कांग्रेस के साथ है, जब बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या लगता है कि वही जिताऊ उम्मीदवार थे। अगर वो बीजेपी में शामिल ना होते तो वो जो लोग आपके साथ लंबे समय से बीजेपी में संघर्ष कर रहे थे, उनकी उम्मीदवारी पर किस तरीके से शक जताया गया? देखिए, मैं इस बात को इस रूप में रखना चाहूंगा कि जो लोग नए आए हैं, अब आए हैं, 6 महीने पहले आए हैं, कुछ लोग 2 साल पहले आए होंगे, पार्टी का परिवार बढ़ता है, चुनाव के साल में खास तौर पर बढ़ता है। तो और सब दलों से अच्छे लोग, प्रभावी नेता अपने अपने क्षेत्र के क्षत्रप, उनका हमारी पार्टी में भी स्वागत है, दूसरे दल भी अपने यहाँ स्वागत करते हैं। तो कोई आज आया है, कल आया है, 2 साल पहले आया है, इस आधार पर उनको टिकट के लिए कंसीडर न किया जाए, ऐसी तो कोई राजनीति में होता नहीं जी। चुनाव के समय मान लीजिए हमारे पास किसी एक चुनाव क्षेत्र में 5 लोग हैं, उनमें 4 हमारे कार्यकर्ता, 3 हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 साल से हैं, 15 साल से पार्टी में काम कर रहे हों। कुछ लोग उस क्षेत्र के प्रभावशाली, प्रभावी उम्मीदवार या नेता हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ते हैं, जिनको जो आए अभी हैं लेकिन उनका भी क्षेत्र में असर है, लोगों में लोकप्रिय हैं। तो जब चुनाव के समय टिकट देने की बात होती है तो सब उम्मीदवारों को सामने रख के संगठन का नेतृत्व गुण दोष के आधार पर नफा नुकसान सोचते हुए कैंडिडेट्स के जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, उनका जोड़ घटा करके अंततोगत्वा निर्णय लेता है और उसी तरह से निर्णय लिया गया है। स्वाभाविक रूप से जिनको टिकट नहीं मिला और जो बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों में या स्वयं ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में
गुस्सा हो सकता है, आक्रोश हो सकता है, उसको शांत कर लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा। और देखिए हमारे यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारे यहाँ संगठन और पार्टी और विचार वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो इसलिए बीजेपी की बात सफाई आप पेश करें वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन संजीव पांडे जी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह चौहान जी का कहना है कि जनता के बीच कुछ लोग होते हैं जो लोकप्रिय होते हैं और उसी को देखते हुए टिकटों का बंटवारा किया जाता है, यहाँ पर जैसा कि सवाल ये भी उठ रहा है कि धर्मवीर सिंह जब पार्टी छोड़कर अचानक से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता को दिखाने के लिए उनको अगर टिकट दे दिया जाता है, लेकिन वो उम्मीदवार जो लंबे समय से, वो लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, भाजपा के लिए संघर्ष कर रहे थे, और साथ ही उनको टिकट दे दिया जाता है, और उसके बाद सवाल यहाँ पर ये जताया जाता है जब विरोध के सुर जब निकलते हैं कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता, जननेताओं की जगह टेबल नेताओं को टिकट दे दिया जाता है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसके भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट बंटवारा जो हुआ है उसके कई पक्ष हैं। जैसे पहला पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के 10 जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 8 पे लड़ रही है, तो भाजपा के पास 8 में से 4 पे कैंडिडेट नहीं थे, ये तो तय हो चुका है। राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, अपने रमेश कौशिक, पांडे जी से सहमत हूं मैं यहाँ पर। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद आप अपनी सहमति व्यक्त करते रहिएगा, हमें कोई आपसे समस्या नहीं है जी। तो इन्होंने जैसे रशिया से हम पनडुब्बी आयात करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भी इंपोर्टेड पनडुब्बी पे फाइट कर रहे हैं। इनके पास अपने घरेलू इंडिजिनस हथियार तो नहीं है, एक तो हरियाणा में तय हो चुका है, और उसमें जो हथियार लाए हैं, अब हमें ये डर लग रहा है कि कहीं ये हथियार पनडुब्बी जैसे हमारे खुद ही घायल हो के फट रहे हैं, तो कहीं ये इनके उम्मीदवार ना बेचारे फट जाएं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे उतारे गए हैं जैसे लगता है फिक्सिंग हो रही है। जैसे ओम प्रकाश धनखड़ है, विधानसभा चुनाव लड़े थे, बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी, 2,500-3 हजार वोट आई थी। अब उसको आपने एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ, हुड्डा जी के बेटे के खिलाफ आपने दिया है, और निश्चित रूप से वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिक्सिंग की है उस मैच को, चाहे हुड्डा के साथ फिक्स की हो, चाहे चौटाला के साथ फिक्स की हो, वो मैच फिक्स है वहां पे, ये आप तय मान के चलिए। तीसरा, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट मनोहर लाल खट्टर का है, एक गुट रामविलास शर्मा का है, और ये मान के चलिए कि इसमें से कोई भी व्यक्ति जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहती है, चौहान साहब बार बार बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। अब एक बात ये बताइए कि आपने मनोहर लाल खट्टर जो थे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, सुषमा स्वराज ने इंटरफियर करके उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सुषमा स्वराज का रवैया आप देख रहे हैं, वो पब्लिकली अब ट्वीट कर रही हैं, हरियाणा से रहने वाली हैं, पब्लिकली ट्वीट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को कैंपेन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अरुण जेटली ने उस पर कल विरोध भी किया है। तो आप ये देखिए कि जो सुषमा स्वराज का जो रवैया है वो कहीं से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला नहीं है। और इन टिकटों के बंटवारे में ये जो खेल हुआ है, इसमें मनोहर लाल खट्टर का गुट, सुषमा स्वराज का गुट, ये सारे गुटों का एक घालमेल है, और ये अलग अलग तरीकों से अपनी बिसात फैला है, और उस बिसात में कई जगह पे इनकी मजबूरी होगी। जो भी कैंडिडेट इनके जीत रहे हैं वो कुछ अपना, जैसे राव धर्मवीर को लेके आए, राव इंद्रजीत को लेके आए, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीत रहे हैं, उनका कुछ अपना भी वजूद है। अब इन्होंने कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट खड़ा किया, वो पता चल जाएगा कितना मजबूत कैंडिडेट है, एक बहुत वजूद वाला कैंडिडेट है। वो बताते वो भी कांग्रेस में थे, मुझे कोई बता रहे थे कि वो भी पहले कांग्रेस में ही थे, वो बाद में भाजपा में आए। अनेक वर्षों से हमारे साथ हैं। नहीं, पहले वो कांग्रेस में थे। रमेश कौशिक भी कई वर्षों से आपके साथ नहीं थे, वो भी भाजपा में हाल ही में आए हैं। राव इंद्रजीत सिंह बहुत वर्षों से आपके साथ नहीं थे, आपके साथ धर्मवीर बहुत वर्षों से नहीं थे। ये बहुत सारे कैंडिडेट जो आपके पास जो 4 दिन पहले आए हैं। मैंने कुरुक्षेत्र के विषय में कहा नहीं, हाँ, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी घमासान है मोदी लहर के नाम पे, मोदी को जितना, ये जो बहुत अच्छा एक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम होता है, लेकिन एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जिस मठ में ज्यादा जोगी हो जाए वो मठ को उजाड़ होने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ ज्यादा लोकतांत्रिकरण के नाम पे जोगियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और जिस तरह से इन्होंने टिकटों का फैसला लिया है और जिस तरह से विरोध हो रहा है, देखिए कई जगहों पे टिकटों का बंटवारा है, हरियाणा में ज्यादा जूते चप्पल चल रहे हैं, बाकी जगह पे इतना विरोध नहीं हो रहा है। तो आइए आप मान के चलिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व का जो आंतरिक संघर्ष है, जो सुषमा स्वराज खुला ट्वीट कर रही हैं, और 2-3 गुट है,
कुछ इनके नेता सरेआम हुड्डा साहब से मिले हुए हैं। मैं आपको 100% बोलता हूं कि जो ओपी धनखड़ को टिकट दिया गया है, बिना प्रमाण के हुड्डा को पूरी तरह से मदद होगी वहां पे। बिना प्रमाण के ऐसे आरोप लगाना ये तो उचित नहीं है। मैं ये कहता हूं कि 2009 में आपने ओम प्रकाश चौटाला से समझौता तोड़ा था। उस समय ओम प्रकाश चौटाला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय तो ओम प्रकाश चौटाला किसी कन्विक्शन में किसी जेल में नहीं थे। उस समय 2009 में किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समझौता तोड़ दिया था विधानसभा चुनाव से पहले? धनखड़ जी आज जो आप तर्क दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश स्तर के कुछ नेता और भारतीय कांग्रेस के अंदर एक फिक्स्ड मैच होता है। उस फिक्स्ड मैच का ये लोकसभा में टिकटों के बंटवारा में एक नमूना है। अभी देखते सामने अभी और नजर आएगा कुछ दिन में। पांडे जी विरोध के स्वर पार्टी से भी उठ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, पांडे जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, मुझे उत्तर देने का समय मिलना चाहिए। जी आपको जरूर समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार जी सवाल देखिए, एक तो ये कहना कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे, ये सरासर गलत है। आपको पांडे जी अपने अंदाज में सारी चुनावी स्थिति का विश्लेषण करने की स्वतंत्रता है, आप पत्रकार हैं, आपकी इस स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, परंतु अनसब्सटेंशिएटेड आरोप लगाना वो भी उचित नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस समय एक मिशन पर लगे हुए हैं और उस मिशन की पूर्ति के रास्ते पर चलते हुए फिक्सिंग जैसी जिस तरह के आप बात कर रहे हैं, इसकी कोई जगह हो नहीं सकती। स्वयं धनखड़ जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश तमाम पार्टियों ने उतारे हैं वहां पर। आप क्या मानते हैं, बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो कितना सही मानते हैं? तमाम दिग्गज रोहतक लोकसभा सीट से उतारे गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, अनेक वर्षों से वो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं। हमारा कोई प्रत्याशी कमजोर नहीं है। हम विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी। चौहान साहब, विधानसभा चुनाव में 2800 वोट आए थे। पांडे जी, उतार चढ़ाव राजनीति में चलते हैं। जो लोग रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं वो रिकॉर्ड मतों से हारते भी देखे गए हैं। आज तक वो जीते नहीं है रिकॉर्ड मतों से। रिकॉर्ड मतों से धनखड़ साहब कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। पिछले चुनाव विधानसभा लड़े तो उनकी जमानत जब्त हुई थी। मैं सिर्फ ये दोहराना चाहूंगा कि पुराने आंकड़ों के आधार पर भविष्य की नींव निर्माण हमेशा नहीं होती है और आंकड़े राजनीति में सरल रेखा में राजनीति नहीं चलती है। एक और एक दोनों जोड़कर हमेशा दो नहीं होते हैं। इस बार हम आपको दिखाएंगे और बहुत दूर तो नहीं है। नरेंद्र सिंह चौहान जी, जैसा कि आपका कहना है कि तमाम तर्क आपने दिए हैं कि अगर किसी उम्मीदवार को टिकट दी गई है तो तमाम उम्मीदें उसमें नजर आ रही होंगी। बहरहाल कोशिश भी ये रही है कि हमने हर टिकट जीतने के लिए दी है तमाम उम्मीदवार। लेकिन साथ ही बात बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी करते हैं। कांग्रेस के नेता सतविंदर राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतविंदर राणा जी, आपसे सवाल यह है कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ, 7 लोकसभा सीटों पर जब ऐलान हुआ, तो जैसे ही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लगातार उम्मीद बनी हुई थी धर्मवीर सिंह को कि वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। श्रुति चौधरी को टिकट मिला, उन्होंने विरोधी सुर दिखाए, रैली की, अपना विरोध जताया और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। वहां से उनको सीट का बंटवारा, वहां उनको टिकट भी मिल गया। आप क्या मानते हैं कि अब जो तमाम सीटें हैं जिन पर ऐलान होना बाकी 3 सीटों पर, उसको लेकर भी कोई परेशानी कांग्रेस को इस तरह भविष्य में आने वाली है? उसको लेकर भी किसी तरीके का चिंतन मंथन हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 3 सीटों पे कोई परेशानी की बात नहीं है। ये घोषणा आज या कल में हो जाएगी तीनों सीटों पे और कांग्रेस ने 7 सीटें प्रत्याशी अपने उतारे हैं। मैं पांडे जी की बात से बहुत कुछ सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इनेलो ने ये परसों तक तो इनका पूरा, पहले तो ये था कि किसी तरह महागठजोड़ हो जाए क्योंकि इन पे कैंडिडेट ही नहीं थे। ये बिल्कुल, अब ये चाहे चौहान साहब कुछ ही कहते रहें, अभी इन्होंने जो है कैंडिडेट, जैसे धर्मवीर की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, धर्मवीर वो एक नेता है जो कई सालों से जो है पानी पी पी के आप लोगों को कोसता था, मोदी जी को कोसते थे, तो आज वो क्या कहेंगे? क्या प्रजातंत्र में मन बदलने का अधिकार नहीं राणा साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में मन बदलने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं है अधिकार, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भाई मन तो ये लोग जो बता रहे हैं, जो आप विरोध उठ रहे हैं, उनका भी तो मन उठ रहा है, वो भी तो वो उनका नहीं मन, लोगों का मन। पिछले चुनाव में आपको 9 सीटें दी, अब की बार आपको 0 पे समेटेंगे। आप चिंता न कीजिए, उसमें भी 10 सीटें। हमारा कहीं भी विरोध नहीं, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो वर्कर है, हमारा संगठन है, एक होकर चुनाव लड़ेगा और 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हम विकास के नाम से किसे चुनती है भविष्य में ये देखा जाएगा। लेकिन हम यहाँ जानना चाहेंगे, 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। खबर ये मिल रही थी गुड़गांव लोकसभा सीट को लेकर खासकर कयास लगाए जा रहे थे। आज कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब क्या किया जाएगा, जैसा कि वो चिरंजीव राव को लेकर सिफारिश भी कर चुके हैं। कैप्टन अजय सिंह जी पहले दिन से ही अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं
जी। उन्होंने फर्स्ट टाइम से ही ये कहा था कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, तो वो हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। वो खुद जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, ये पहले दिन की बात है। और नंबर 2 ये है कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस जो है आज रात को या कल को फैसला कर देगी तीनों सीटों का। आपको इसमें कोई जो है इस बात की जो है मजबूत कैंडिडेट तीनों आएंगे और कांग्रेस जो है अपने 10 के 10 प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस का जो वजह क्या है जो सीटों के बंटवारे को लेकर, जो सीटों के नामों के ऐलान को लेकर इतनी देरी की गई, इन 3 सीटों को लेकर इतनी परेशानी क्यों? देखिए परेशानी की अभी तो देखो टिकटें घोषणा हो रही हैं और ये 7 होगी थी, 3 की बात थी, तो आज या कल आज रात को फैसला हो जाएगा जी। तीनों सीटें आ जाएंगी, उसमें कोई शंका नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हाईकमांड उनको भी चुनाव लड़ाएगी और हमारे पास जो है सक्षम है कैंडिडेट गुड़गांव से भी जो है उसका भी फैसला हो जाएगा और अंबाला की सीट जो है वो आज तीनों सीटों का फैसला आज आ जाएगा। कांग्रेस की एक समस्या है, देखिएगा उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस के शिविर में खेमे में भगदड़ है और वो भगदड़ इस तरह की है कि कुछ लोग तो इनके छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ भी आए हैं। दूसरी बात सुनिए, भगदड़ की बात आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है जिनको हम आपने आपको पता नहीं है धर्मवीर जी को हमने पिछली बार बाडला में टिकट नहीं दी थी, वो सोना में जाना पड़ा उनको और वो जो पिछली बार भी टिकट मांगते थे जाना नहीं पड़ा, आपने भेजा था, तब तक धर्मवीर जी ठीक थे जब तक आपके यहाँ थे। हमने अब की बार भी इनकार किया, नहीं दी हमने उनको टिकट नहीं दी, टिकट नहीं दे रहे वो जा रहे हैं आपके पास। उनका भाई साहब कैसे हिसाब दोगे? जो लोग जिन बड़े नेताओं ने, आप ये बताइए कि आपके पास क्या है? जिन बड़े नेताओं ने कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और अब कैप्टन अजय यादव ये कहकर के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चौहान साहब सवाल आपसे ये है कि आपका कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं थे, तो क्या आपकी ओर से इंतजार किया जा रहा था कि जब धर्मवीर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें टिकट दिया जाएगा या फिर उस सीट के लिए पहले कोई नाम नहीं था आपके पास? आपने कैसे मान लिया हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे? उसी सीट पर हमारे 1 से ज्यादा नेता, सक्षम नेता जो उस सीट को विजयी होकर के संसद में पहुंच सकते हैं, ऐसे और भी हैं धर्मवीर जी के अलावा। वहां पर सुधा यादव जी हैं, वहां पर राव नरवीर थे। टिकट हम कांग्रेस से पूछ के देंगे क्या सत्येंद्र जी? कांग्रेस ने भेजा जब दिया। हम टिकट देंगे अपने वहां की रणनीति के हिसाब से, हम टिकट देंगे हरियाणा के 10 प्रत्याशियों को जीतने की जो हमारी रणनीति बनेगी, समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से। आपके यहाँ तो स्थिति ये है कि बड़े नेता चुनाव, भाई साहब देखिए सतविंदर जी आपके नेता तो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये है समस्या, हमारे यहाँ एक से ज्यादा नेता, हमारे यहाँ एक से ज्यादा नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। बंटवारे को लेकर किन बातों को ध्यान में रखा गया है, किन बातों को छोड़ा गया है, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लोग भाग रहे हैं, हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम किसको लड़वाएं किसको छोड़ें। बने रहिए हमारे साथ। हल्का भवानीखेड़ा व प्रदेशवासियों के होली की शुभकामनाएं। होली आपके लिए खुशियां लेकर आए, होली में आपसी भाईचारा बढ़े और आपकी उन्नति हो, यही सभी शुभकामनाएं होली पर आपको देते हैं। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्ट्रा शाइन वॉशिंग पाउडर, हर दिन प्रतिदिन चकाचक सफेदी का वादा। हर गृहिणी का यही है कहना, दैनिक अल्ट्रा शाइन हिलाना। दैनिक अल्ट्रा शाइन वॉशिंग पाउडर।
कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवार हरियाणा क्षेत्र में ज्यादा कामयाब नहीं रहे। साल 1957 के दूसरे आम चुनाव में झज्जर से चुने गए प्रताप दौलता इस इलाके से सांसद बनने वाले अकेले कम्युनिस्ट नेता रहे। हरियाणा के दर्शकों का चहेता चैनल A1 तहलका हरियाणा अब फास्टवे पर भी चैनल नंबर 189। अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी सरगर्मियों पर। चुनाव नजदीक आ गया है, लिहाजा वोटरों को लुभाने की कवायद भी तेज हो गई है। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जगबीर मलिक ने आज कैसे जींद के वोटरों को लुभाने की कोशिश की, क्या कुछ वायदे किए, आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की जो उम्मीदें हैं, जो मुझे कैंडिडेट बनाकर करें, वो लोग उसको पूरा करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। एनसीआर में जो शामिल है उसमें जो लाभ जींद को मिलना चाहिए उसको पूरा जल्दी से जल्दी दिलाऊंगा। और जींद के डेवलपमेंट के काम जो धीमे चले हुए 2000 करोड़ रुपए के जो काम मुख्यमंत्री ने चालू किए हुए उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके जींद की तस्वीर बदलने की कोशिश। तो सियासत में सब कुछ चलता है, इसकी बानगी आज देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और सतपाल सांगवान, तो वैसे तो 36 का आंकड़ा रहता है इन दोनों के बीच में, लेकिन बेटी श्रुति चौधरी के लिए आज किरण चौधरी ने ये दूरियां मिटाने की कोशिश की। आज दोनों मंत्रियों में मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। एक तो 36 का आंकड़ा तो तब हो ना, कोई इसने मेरा लिया हो या मैंने इसका लिया हो। कोई 36 का आंकड़ा मेरा किसी के साथ नहीं है, पहली बात तो ये। और बंद कमरों में कभी काम बात करती नहीं, आपके सामने खड़ी हूँ और जो कहूँगी करूँगी, सामने खुल के करती हूँ। आप नहीं किसी से डरते कि बंद कमरों के अंदर बात करनी पड़े। बताया जा रहा है कि आपका मन मुटाव चल रहा है लंबे समय से, क्या आज वो दूर हो गया? मन मुटाव किस बात का? कांग्रेस पार्टी के हमारे मंत्री हैं, ये तो मन मुटाव पांचों उंगली नहीं होती बराबर, किसी ना किसी का आगे पीछे होता रहता है। क्या मन मुटाव है इसमें? कभी रास्ता भूल गए होंगे अपने घर में, फिर आगे के रो रहा है इस बात में। मेरा तो चौधरी बंसीलाल का वो था, उसमें कोई बात नहीं, तो और कोई मनमुटाव वाली हमारी कोई खास बात नहीं थी। चुनाव में अभी शुरुआती चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से? ये 23 तारीख को मैंने वर्कर मीटिंग बुला रखी है, सभी भाइयों के साथ मिलकर मैं फैसला करूँगा। तो सियासत की जंग में तकरार ना हो, तू मैं ना हो, ऐसा कहां हो सकता है। आज कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने पूर्व कांग्रेसी नेता और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह पर निशाना साधा, तो धर्मवीर सिंह भी चुप नहीं रहे। कई लोग जो हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल कांग्रेस के अंदर मिलाई खाई, ठीक है ना, पूरी मौज करी, हजारों करोड़ों रुपए कमा लिया और क्या कहते 100 तरीके के काम करे उल्टे सुलटे। अब जब ये समझ आ गई कि सोना से बहुत बुरी तरह से हारेंगे, तो पैसे इधर उधर दे के जो भी जिस तरह से भी उन्होंने रंग ढंग जो भी है, आप जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, उन्होंने ये काम किया और अब टिकट लेके आए हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखो सच्चाई ये है कि मैं 23 साल से कांग्रेस में था, मुझे राजीव जी ने कांग्रेस में लिया था, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो कल तक किसी और पार्टी में थे, वो पार्टी वापस यहाँ पर आई है। हमने फिर भी 1991 से लेके 2010 तक आखिरी चुनाव कांग्रेस के लड़े हैं। आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता सबको जानती है कौन कैसा है। वहीं कांग्रेस के पुराने नेता कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के बारे में कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा। स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, चाहे आपके धर्मवीर जी हों, चाहे अपने विनोद शर्मा ने तो पूरे 9 साल जो है पूरी मलाई खाई है, और जो है बाकी लोग जो भी छोड़ रहे हैं स्वार्थ की राजनीति छोड़ रहे हैं। रमेश कौशिक तो पहले छोड़ चले गए थे, और अभी भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के ही हैं जो बीजेपी ने खड़े किए हैं। उनके हराविंदर जी जो है, अब धर्मवीर सिंह और सुधा जो है, उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। भूतपूर्व सैनिकों की जो है यहाँ पर जो है
रैली रखी थी, लेकिन क्या हुआ उनका, आज उनका क्या हर्ष हुआ। आज जो ज़मीनी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो हशिया पे चले गए हैं और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको टिकट दी जा रही है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर निशाना साधा है। अभय सिंह ने नवीन जिंदल पर दूसरी पार्टियों की टिकटें खरीदने का आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला का आरोप है कि नवीन जिंदल ने दूसरी पार्टियों से टिकट खरीदकर उम्मीदवार को दिलवाए हैं ताकि वे खुद जीत सकें। बीजेपी की टिकट ये जिंदल पैसों से खरीद करके ला करके राजकुमार सिंह को देने का काम किया। वो लोग अपने आप को बेचते हैं, उनको भी सबक सिखाया। तो तमाम पार्टियों की बयानबाजी सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से चुनावी रंग तमाम पार्टियों पर नजर आ रहा है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार बने हुए हैं। एक दूसरी पार्टियों पर, एक दूसरे उम्मीदवारों पर विरोध के सुर जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि चुनावी रंग प्रदेश में किस तरीके से चढ़ा हुआ है। बात की जाए टिकटों के बंटवारे को लेकर विरोध की, या फिर बात की जाए दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने की, सियासी आरोप लगाने की, तमाम आरोप नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस में जहां तक गुटबाजी की बातें सामने आती थी, वहीं गुटबाजी को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सतपाल सांगवान, किरण चौधरी आपस में मुलाकात कर लेते हैं। वहीं बात की जाए धर्मवीर सिंह की, उन्हें लेकर जब कल तक कांग्रेस में बयानबाजी सामने आती थी कि किसी तरह की गुटबाजी सामने नहीं है, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा है तो बयान इस तरीके से सामने आने लगे हैं कि उन्होंने तमाम फायदे कांग्रेस में रहकर उठा लिए हैं, अब पार्टी को छोड़कर वो चले गए हैं। तो इस तरह की बयानबाजी इनेलो नेता अभय चौटाला की ओर से भी सामने आई है। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अभय सिंह ने यह भी कहा है कि नवीन जिंदल ने दूसरी पार्टियों की टिकटें खरीदी हैं ताकि वो खुद जीत सके, उनकी हार ना हो, इसीलिए दूसरी पार्टियों की टिकट और उनके टिकट को खरीदकर उम्मीदवारों को दिलवाई गई है टिकट। तो आपको बता दें कि चुनावी रंग प्रदेश में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के जो रफ्तार है, चुनावी रफ्तार है, वो भी देखी जा रही है। कोशिशें पूरी पार्टियों की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को लेकर अब जनता के बीच में जाएं और किस तरीके से उनकी छवि को बेहतरीन पेश किया जाए। तो चर्चा हम कर रहे हैं प्रदेश की राजनीति पर, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। इसी बीच इनेलो प्रवक्ता सीमा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीमा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सवाल मेरा संजीव पांडे, वरिष्ठ पत्रकार से है आपका। संजीव जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि फिक्सिंग हो जाती है सीटों को लेकर, अभय चौटाला ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर कि साफ तौर पर उन्होंने दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाई है ताकि वो खुद हार ना जाए। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इंपोर्ट करेंगे ना, तो इस तरह के आरोप लगेंगे और इस तरह के आरोपों को आप पूरी ब्लंटली नकार नहीं सकते। इस तरह के आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम होता है, तभी कोई आरोप लगाता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने, जैसे कैप्टन अभिमन्यु थे, जब दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लगातार वो चुनाव लड़ रहे थे, 1 या 2 चुनाव लड़ चुके थे, तो आज की परिस्थिति में उनका टिकट काटने का कोई मतलब नहीं था। तो उनको ना देकर ओम प्रकाश धनखड़ को दिया गया। इसी तरीके से किशन सिंह सांगवान जब भारतीय जनता पार्टी से एक बार वहां चुनाव जीत चुके थे और उनके बेटा वहां पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था उस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और उसकी जगह आप कांग्रेस से आए हुए एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया, तो ये आरोप जो होते हैं, ये आरोप ऐसे नहीं होते हैं कोई ऐसे ही लगा देता है। कहीं ना कहीं ठीक है, हम नहीं कह सकते कि कोई फाइनेंशियल डील हुई होगी, लेकिन जब आरोप लगाता है तो जनता कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों पे सहमत होती है कि ये जो आरोप लग रहे हैं सही है, कि आखिर अपने एक मजबूत कार्यकर्ता जो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहा है, चुनाव लड़ चुका है, या ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में अनुभवहीन है या जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, और उसको अगर आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ किशन सिंह सांगवान तब आए जब भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी लहर नहीं थी। कैप्टन अभिमन्यु तब जुड़े हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी लहर नहीं थी। आज जब आप पूरा प्रदेश देश में कह रहे हो कि मोदी की लहर है, तो फिर इतना इंपोर्टेड हथियार की जरूरत कहाँ पड़ रही है? बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर हर जगह आप मोदी लहर जब है ही, तो आप इंपोर्टेड हथियार ला रहे हो और ऊपर से सुरक्षित सीट तलाश करते फिर रहे हो कि गाजियाबाद से नहीं लड़ेंगे, लखनऊ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। अगर इतना दमखम है तो आप अपने कैडर को लड़ाओ। अगर कैडर तो 20-20 साल से आपके लिए काम कर रहा है, अगर उसको आप आउट करके आप सीधा कहीं से आप ले आते हो तो सवाल उठने वाजिब होते हैं। सवाल कोई गलत नहीं वाजिब होते हैं संजीव पांडे जी। और इसी सवाल पर हम जाते हैं इनेलो नेता सीमा चौधरी के पास। सीमा जी, अभय चौटाला ने आरोप लगाए हैं कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर, इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है आपका? उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दूसरी पार्टियों की टिकटों को खरीद कर उम्मीदवारों को दिलवाई गई ताकि उनकी खुद की जीत निश्चित हो सके। हाँ, बिल्कुल सही। अभय चौटाला जी ने जो भी बयान दिया है ये बिल्कुल सही दिया है।
कि ये वोट मतलब सीटों की फिक्सिंग तो हुई है, क्योंकि नवीन जैन हमेशा ना ही पूरे 5 सालों में कहीं गए हैं और ना ही उन जनता के बीच दुख में सुख में नहीं गए, तो अब उनको लगता है कि कई सीटों की फिक्सिंग करके मैं अपनी जीत दर्ज करूं। इसी तरह ही बीजेपी में भी देखिए आप कि पुराने कार्यकर्ता जो जमीन हमेशा पार्टी के लिए काम करने वाले, उनको नकार करके किसी और को टिकट देना बड़ी ही मतलब वो बात है। अगर वो कह रहे हैं बीजेपी की मोदी की लहर है, तो आप ऐसे हरकतें जो पांडे जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बोला है कि ये बिल्कुल वाजिब है कि किसी अपने कट्टर कार्यकर्ता को जो बेचारा इतने सालों से लगा उसको नकार करके तुम किसी को पैराशूट से उतार के वहां पे टिकट देने का वाजिब आरोप लगाए गए हैं इनेलो की ओर से, ऐसा कहना है सीमा चौधरी का। मुझे उत्तर देना जी है। जी आपके पास भी आएंगे वीरेंद्र चौहान जी, पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। निशाने पर भाजपा है, आरोप लगाए गए नवीन जिंदल पर, आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस पर। देखिए, मैं ये बात जो अभी आपने जो अभय चौटाला जी की जो बात बताई है, ये तो साफ तौर पे ये साबित हो गया कि भी सब ने अपनी हार मान ली है। चाहे बीजेपी ने हमारे बाहर से इंपोर्ट किए हों मैं कैंडिडेट, या चौटाला जी के जो आज ये बात कह रहे हैं कि भी इन्होंने जो है खरीद के ये मानते अपनी हार मान चुके हैं सभी लोग। अभी तो सबसे बड़ी बात ये, जब ये इनका जो 3 सीटों की अभी बात नहीं आप कर रहे, जो गठबंधन वाली हैं वो जो अभी उसमें भी एक और स्काई लैब गिरने वाला है, उसके अंदर भी, और अभी ये भी नहीं फैसला इनका हुआ कि वो 3 सीटों में से कौन सी हजका अगर उसको जाएगी। 3 का फैसला तो सतविंदर जी आपके यहाँ भी नहीं हुआ 3 का फैसला। नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हुआ, हमने तो अपने में करना, तुम अपना देखो कि तुम्हारा ये देखो कि उसमें जो है करनाल की सीट पे अभी बहुत भारी ये इनको सरसा करनाल यार ये हिसार जो छोड़ी हुई है, उसमें भी अभी ये रोड़ा है कि इनको 2 कौन सी देनी है हजका को। और ये जो है आज ये बात कहना चाहते हैं, इनके पास ना तो कोई कैडर है और ना ही कोई कैंडिडेट है। आपसे सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ लेकर मैं सवाल एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आपसे सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर आरोप लगाया गया है इनेलो की ओर से। इनेलो नेता का कहना है कि आरोप सही है कि उन्होंने उम्मीदवारों को खरीदा गया है एक तरीके से ताकि उनकी जीत निश्चित हो सके। मैं आपसे कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया चाहूंगी, बीजेपी की क्या स्थिति है वो बीजेपी नेता दे देंगे, आपसे कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप ये बताइए। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर कोई पार्टी दूसरी है ही नहीं, हमने अगर सारे कैंडिडेट ही हमने खरीद लिए तो फिर हमारा तो एक तरफा मैच है। नहीं, आप करते हैं क्या फिक्सिंग? आप ऐसी खरीद फरोख्त करते हैं क्या? मैच ये बात कहते हैं तो इसका भारतीय जनता पार्टी से जवाब लीजिए। सतविंदर जी, आपको लगता है अगर ऐसा हो रहा है, आपकी पार्टी ने ऐसा किया है क्या? टिकटें बेची हैं। सवाल लेते हैं जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी सवाल आपसे लेते हैं। आरोप लगाना राजनीति में क्या वैसे भी जीवन में आरोप लगाना मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी आपके जिन्होंने पूछा है कि नवीन जिंदल ने सारी टिकटें खरीदी हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है। मुझे कुछ और सवाल है, उन पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। वीरेंद्र सिंह चौहान से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी चौहान साहब बताइए। कहना चाहता हूं कि हमारे कैंडिडेट कौन होंगे, हमारे गठबंधन में कौन सी सीट कहां जाए कहां ना जाए, इसको लेकर के हमारे जो विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल हो, उनके निशाने पर हम हैं। इससे एक बात अच्छी तरह साबित होती है कि इनको दिखाई दे रहा है कि अब की बार जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर बाकी सब और हमारे बीच में है, और हमारे बीच में और इनके बीच में जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि अब की बार विधानसभा में क्या होगा राम जाने, तब आएगी जब देखेंगे। लेकिन हरियाणा की जनता ने जमीन पे मन बनाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिनको भी मैदान में उतारेगी, हरियाणा जनहित कांग्रेस जिसको भी मैदान में उतारेगी, उसको जिताकर संसद में भेजेंगे। अब मेरा इन दोनों दलों को यह सुझाव है कि अपना अपना घर संभालिए, अपने प्रत्याशियों की हालत देखिए। आप हमारी चिंता करना छोड़िए, हमारी चिंता करनी छोड़िए और संजय पांडे जी आपसे सवाल है, जैसा कि तमाम उम्मीदवारों की बात की जाए, हम जीतने वाले प्रत्याशी उतारे, अभी तक 3 सीटें के हमारे तो पूरे प्रत्याशी घोषित हैं। 3 सीटों की बात की जाए या फिर आरोपों की बात की जाए, आपसे सवाल एक बार फिर से करेंगे। लेकिन संजय पांडे जी सवाल आपसे है, जिस तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं जिन वजह से बदनाम होती है वो तमाम रूप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पार्टियों में सीटों के बदलाव को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जाए, तमाम आरोप यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनके लिए राजनीति को बदनाम कहा जाता है। तमाम जो उम्मीदवार है वो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो बातें आप देख रहे हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है? देखिए,
ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं ना, ये आरोप प्रत्यारोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात का खोज करे कि आखिर सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके विवाद को जन्म दिया ना कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के मैं कुलदीप बिश्नोई को बोल रही हूँ कि वो विनोद शर्मा जी को न लें या उस श्रीमल्लू को न लें, और उस श्रीमल्लू भी भाजपा में आ गए सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद। तो ये तो देखिए बाहर से तो पहले आरोप लगे नहीं, आरोप तो पार्टी के इनके नेतृत्व ने लगाया, जो हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा के राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र मंत्री रही हैं, बहुत प्रधानमंत्री की दावेदार भी हैं। आज की डेट में भी चाहते हैं कि 180 सीटें नरेंद्र मोदी नीचे हो जाए और हम बीच में समिति के उम्मीदवार बन जाए। इनके यहाँ एक अनार 100 बीमार हैं। नरेंद्र मोदी की लहर बता रहे हैं, और पता नहीं लहर के बाद ये लास्ट में क्या झटका नरेंद्र मोदी को कहां दे देंगे इनके नेता। बहुत कलाकारी दिखा रहे हैं, उस कलाकारी की राजनीति हरियाणा के अंदर दिख रही है। हरियाणा में जो इतनी जो सेटिंग गेटिंग हो रही है कई सीटों पे, ये सब कलाकारी दिख रही है इनकी। बड़ी नेता है सुषमा जी, उन्होंने कोई बात कह दी, उसके इतने सारे अर्थ निकालने की जल्दबाजी। अरे जो इतनी बड़ी नेता और प्रधानमंत्री पद की जो दावेदार, इतनी जिम्मेदार नेता, जो जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बाहर सुरक्षित सीट विदिशा देती है, उनको पब्लिक में ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? उनको तो ये पार्टी फोरम पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। वो इतना जनाधार वाली नेता थी तो हरियाणा से लड़ती, हरियाणा से लड़ने के बजाय विदिशा में लड़ती है और ट्वीट करती है हरियाणा। जब हरियाणा से वो राजनीति नहीं कर रही है, चुनाव सुरक्षित सीट से जीत के आती हैं, तो हरियाणा में अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के बजाय वो हरियाणा जनहित कांग्रेस को जो एक सलाह दे रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि सलाह देने की जरूरत क्या पड़ गई थी सुषमा जी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं पांडे जी। सुषमा जी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के मामलों को कि उनके पास जिम्मेदारी है, तो वो हरियाणा के मामलों को सेटल करने में, हरियाणा के मामलों में निर्णयों में उनकी अहम भूमिका रहती है। अब उस भूमिका को उस भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्होंने कोई ट्वीट किया, आपको अर्थ निकालने का निर्वहन करते हुए ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? सवाल यही बना हुआ, ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? आपको अपनी बात कहने का, उसका अर्थ निकालने का तो अधिकार है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में इतने सारे अर्थ न निकालें कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। मेरा यह कहना है, क्यों सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हमारे लोग बोलते नहीं क्या सारे लोग मौन धारण करके बैठते हैं? मैं अभी स्टूडियो में बैठकर आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, ये भी तो सार्वजनिक रूप से उत्तर दिए जा रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से अर्थ निकाल करके एक चीज के आसपास घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अब मौका इस बात का है कि आइए मैदाने जंग में, क्योंकि बिगुल बच चुका है, आइए मुद्दों की बात करें, आइए उन सवालों पर चर्चा करें जिन सवालों पर हरियाणा की जनता को वोट देनी है, बजाय उन सवालों पर हम चुनाव की बहस को ले जाने के हम बार बार किसी ट्वीट पर अटक जाते हैं, या किसने किसको उतारा किसको नहीं उतारा उस पर अटक जाते हैं। देखिए, विरोध प्रत्याशियों का या दर्द कार्यकर्ताओं का टिकट न मिलने के कारण सब दलों में होता है, कमोबेश वो हर जगह पर देखने को मिलता है। और आपको रोकना चाहेंगे, विरोध तमाम देखा जाता है और आगे जनता तय करेगी। लेकिन इसी बीच हम केसी बांगर, इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बांगर साहब, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। बांगर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जैसा कि आरोप प्रत्यारोप फिलहाल तमाम राजनीति में नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दूसरी पार्टियों से टिकट खरीदे हैं, उम्मीदवारों को इस तरीके से खड़ा किया है ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। इन आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वितरण जो हुआ है वो बहुत देरी से हुआ है, और जो भी वितरण हुआ है उसमें बहुत जगह के ऊपर जो है उनके जो स्थानीय नेता उन्होंने विरोध जताए हैं जी, क्योंकि कई जगह के ऊपर जो लोग ताजा पार्टी में शामिल हुए हैं उन लोगों को टिकट दे दी गई जी। तो निश्चित तौर के ऊपर जो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचती है। बांगर साहब, ये क्या जो आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सिर्फ भाजपा को लेकर लगाए गए, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे जी? क्या सिर्फ भाजपा के टिकट की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं इनेलो की ओर से, या फिर बाकी तमाम सीटों की भी बात कर रहे हैं, बाकी तमाम पार्टियों की भी बात की जा रही है? किस पर आरोप लगाए हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मुझे बांगर साहब, सवाल आपसे ये है, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा काफी देरी से की गई है और इसीलिए उन पर सवाल भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि अभय चौटाला का कहना है कि नवीन जिंदल ने दूसरी पार्टियों से टिकट खरीदे हैं। दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी की ऊपर सवाल उठ रहे हैं, या फिर कुछ और पार्टियां भी हैं कांग्रेस के अलावा जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, जिंदल साहब ने तो बहुत से जो तरीके जो अपनाए हैं, उन्होंने कोयला घोटाले में भी बहुत पैसा के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे, 52,000 करोड़ रुपए के घपले को उन पर आरोप लगे हैं। तो वो तो पैसे की राजनीति कर रहे हैं, पैसे की खरीद फरोख्त की राजनीति उन्होंने की है, और उसी तरीके से वो जो दूसरी पार्टियों को भी उस पैसे से प्रभावित करने का
वो प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें कही है। कोई पुख्ता जानकारी अभय सिंह जी के पास होगी तो उन्होंने ये बात कही है। मैं तो इसको क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जो आचरण हम देख रहे हैं, जो जनता देख रही है हरियाणा प्रदेश का टोटल बजट जो है ना, एक साल का बजट 26,000 करोड़ रुपए का है। जिंदल साहब के ऊपर जो आरोप लगे, जो FIR जी बांगड़ साहब आरोप आपने लगाए हैं और इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत के लिए। जी चौहान साहब आपसे सुनना चाहिए क्या कुछ बांगड़ साहब कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है। जिंदल कुरुक्षेत्र में खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं या पैसे की राजनीति करते हैं, इसका उत्तर तो जिंदल को देना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह के अनाप शनाप निराधार बिना प्रमाण के आरोपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। हमारी तरफ से हम ये कहते हैं, जिन प्रत्याशियों के बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, हमारे यही दमदार मोहरे अभय सिंह जी की पार्टी को भी और जिंदल जी और हमारे जो मित्र कांग्रेस के सतविंदर जी अभी पैनल में हैं, उनकी पार्टी के तमाम दिग्गजों को धूल चटाएंगे। ये बात अभी सामने आ जाएगी, बहुत इसमें समय नहीं लगने वाला है। हम दमदार टक्कर देंगे। हम इनको ये शिखर पर थे पिछले लोकसभा में, अब की बार कांग्रेस को जमीन पर ला करके दिखाएंगे, ये तय है। ये जनता का मूड अगर इनको समझ में नहीं आ रहा तो ये खुशफहमी में रह सकते हैं कुछ और दिन। जी तमाम जीत का आप दावा कर रहे हैं। सीमा चौधरी इनेलो नेता हमारे साथ बनी हुई है। सीमा जी आपसे सवाल ये है कि कल तक जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इनेलो और भाजपा का गठबंधन हो सकता है, अब गठबंधन नहीं हुआ, सीटों के बंटवारे के बाद हो चुकी है। अब जब आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सवाल ये नहीं खड़ा होगा कि कल तक जब गठबंधन की बातें सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो रणनीतियां, वो जो राजनीति के समीकरण है वो एक साथ नजर आ रहे थे। अब आरोप प्रत्यारोप का जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, शुरू से हमारी एक ही पार्टी का बयान यही रहा है। चौधरी अभय सिंह जी ने यही बोला है कि हमारा तो समझौता सीधा जनता जनार्दन से है। अगर कोई हमारे द्वार आता है समझौते के लिए तो हम सोचेंगे। तो ठीक है, बीच में कई बादल साहब ने जो हमारे बिल्कुल ही इंडियन नेशनल लोकदल के पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने कोशिश की कि उनके वो बड़े थे, वो हमारी पार्टी के लिए कुछ सोच रहे थे, तो उन्होंने समझौते की कोशिश की। पर हमारी पार्टी शुरू से ये एक बयान दे रही है कि हमारा समझौता सिर्फ जनता जनार्दन से है और इसी को देखते हुए एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने 10 की 10 सीटों के मतलब घोषणा एक दिन में ही कर दी। तो और घोषणा करने के बाद में आज 16 मतलब 3 दिन हो गए, या पूरे हमारे जिले कवर भी हो चुके हैं। अभी अम्बाला में हम मीटिंग खत्म होकर करके आए हैं। अभी अम्बाला में हमारे पूरे अम्बाला क्षेत्र के पूरे मतलब एक MP की सीट के सारे कार्यकर्ता वहाँ थे। हमने तो रणनीति शुरू करके खत्म भी कर दी, अब तो हल्के की मीटिंगें शुरू हो गई हैं और इनके अभी तक की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम उम्मीदवारों की घोषणा एक ही दिन कर दिया, तो कहीं ना कहीं जनता से ही सीधा समझौता है। संजीव पांडे जी, आखिरी प्रतिक्रिया बेहद कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। इनेलो के आरोप आपने सुने, कांग्रेस के आरोप आपने सुने, भाजपा की भी बातें सुनी। यहाँ पर जैसा कि किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव ने धर्मवीर सिंह पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में रहते हुए करोड़ों की मलाई खा ली है, अब वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। जिस तरीके से आरोप एक दूसरे पर पार्टी छोड़ने के बाद लगा दिए जाते हैं, उससे पहले उनका बचाव किया जाता है, इन पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया? देखिए, जो सत्ता की राजनीति में अवसरवाद होता ही होता है और जिनको लगता है कि जहां से हमें कुछ अच्छे चांस बन रहे हैं उस चांस को आजमाना चाहता है। लेकिन ये तो उसको ध्यान रखना होता है जो 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 आगे उनको अपना रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए था, और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरदर्दी है कि अपने जो कार्यकर्ता जो इतने सालों से उनके लिए काम कर रहे हैं उनको कैसे मनाते हैं। और जो भी आरोप लग रहे हैं, देखिए उन आरोपों में आप 100% नहीं कह सकते कि टोटली गलत आरोप है। इनके ऊपर देखिए 2009 में चूंकि एक बहुत बड़ा आरोप लगा था कि चौटाला साहब से समझौता इनका जानबूझ के कांग्रेस से फिक्सिंग के तहत तोड़ा गया था। कोई कारण ही नहीं था उस समय ओम प्रकाश चौटाला से भाजपा का समझौता टूटने का। और उसके बाद वो ये आरोप लगा था कि जो प्रभारी थे उनका कहीं कोई बातचीत हुई और वो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलके वो समझौता टूट गया। फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस से किया, वो भी समझौता टूट गया इनका उस समय 2009 के इलेक्शन में। तो चूंकि इनका जो पीछे का जो इनका जो कार्यशैली है वो कार्यशैली मजबूर कर देती है जनता को कि इन पे ये सवाल उठाए जाएं। आज ये क्या कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं कि ये फटाफट दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करते जा रहे हैं और टिकट भी देते जा रहे हैं। तो ये सवाल देखिए, परिस्थिति जन साक्ष्य भी एक कानून में जो शब्द है, तो परिस्थिति जन साक्ष्य इनको घेर रही है। ये आरोप लग रहे हैं, दम है
नहीं है, लेकिन कुछ का जो इनका जो विगत में जो कुछ कार्यशैली रही है, जो काम किए हैं, उसके कारण बेचारे फंस कुल रहे हैं। मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप तमाम पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, तमाम नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। आरोप लगाना सबसे सरल काम है और साबित करती है इस मौके इन पर आरोपों को झूठा करा देती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। बने रहिए एवन तहलका हरियाणा के साथ।